अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का सीधा सा मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल में कितनी अनसैचुरेशंस मौजूद होंगी। अनसैचुरेशन का मतलब हो सकता है एक पाई बॉन्ड या एक रिंग। और अब हम देखते हैं कि एक अनसैचुरेशन बढ़ाने से या पाई बॉन्ड या रिंग इंट्रोड्यूस कराने से किसी मॉलिक्यूल के मोलेक्युलर फार्मूला पर क्या असर पड़ता है। हम एक हाइड्रोकार्बन की मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोपेन। अब प्रोपेन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का दिखता है और इसमें 3 कार्बन के लिए 8 हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं। अब अगर इसमें एक अनसैचुरेशन पैदा कर दी जाए यानी एक पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराया जाए तो 3 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे। और अनसैचुरेशन पैदा करने का दूसरा तरीका ये है कि इसमें रिंग इंट्रोड्यूस करा दी जाए और एक अनसैचुरेशन के लिए अभी भी 3 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम 2 पाई बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कराएं यानी एक ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराएं तो 2 अनसैचुरेशंस पैदा होंगी और मोलेक्युलर फार्मूला C3H4 हो जाएगा। और अनसैचुरेशन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को 2 रखने का एक तरीका ये भी है कि हम एक डबल बॉन्ड और एक रिंग एक ही मॉलिक्यूल में डाल दें। मतलब ओवरऑल 2 हाइड्रोजन्स का फ़र्क पड़ा, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज करता है बाय 1, एक हाइड्रोजन एटम्स का पेयर या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल में से निकल जाता है और इसीलिए इसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं। अब इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करें कि वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। अब इसे मैथमेटिकली हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, मतलब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे, मतलब जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, अगर उनमें से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के या अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम्स को निकाल दें तो हमारे पास जो फिगर आएगा वो होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो चलें अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन्स की तादाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कितनी होगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन की तादाद CnH2n+2 के फार्मूला से 2C+2 होनी चाहिए, जबकि C जो है वो कार्बन के एटम्स की तादाद है। तो जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे उनमें 2 को मल्टीप्लाई करके और +2 करने से हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन की तादाद आ जाएगी। अब देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन्स की तादाद कितनी होगी। पहले हम एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा कि इथेन है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं। जब हम एक हैलोजन ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन की तादाद 5 हो जाएगी, दूसरा हैलोजन ऐड करने से हाइड्रोजन की तादाद 4 और तीसरा हैलोजन ऐड करने से हाइड्रोजन की तादाद 3 हो जाएगी। तो इससे हमने ये देखा कि हैलोजन्स चूँकि मोनोवेलेंट होते हैं इसलिए ये सिंपली हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे जैसे हैलोजन्स की तादाद बढ़ेगी हाइड्रोजन्स की तादाद कम होगी। तो इसीलिए हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन्स में से हैलोजन्स की तादाद को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास सैचुरेटेड हैलो अल्केन्स के हाइड्रोजन्स की तादाद आ जाएगी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन्स की तादाद 2C+2 है और उसमें से जब हम हैलोजन्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट्स 2C+2 - X आ जाएगी। तो हैलो अल्केन्स के लिए सैचुरेटेड हैलो अल्केन्स के लिए हाइड्रोजन्स की तादाद इस फार्मूला से रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में क्या तादाद होती है हाइड्रोजन एटम्स की। तो पहले हम इथेन से ले लेते हैं। जब हमने एक नाइट्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजन 6 से 7 हो गए, मतलब एक हाइड्रोजन बढ़ गया। एक और नाइट्रोजन ऐड करने से अब हाइड्रोजन 8 हो चुके हैं और एक और नाइट्रोजन ऐड करने से हाइड्रोजन 9 होते हैं। तो इससे हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन ऐड करते हैं हाइड्रोजन्स की तादाद भी बढ़ती है। और इसी तरह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अमाइनो डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन्स की तादाद 2C+2 + N है, मतलब हमें सिंपली नाइट्रोजन को ऐड करना है। तो इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स जिनमें नाइट्रोजन और हैलोजन्स दोनों मौजूद हों उनकी तादाद 2C+2 जो कि
हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक तादाद है उनमें से अगर हम नंबर ऑफ़ हैलोजन्स को सब्ट्रैक्ट कर दें और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स को ऐड कर दें तो हमारे पास जो तादाद आएगी वही बेसिकली इसके टोटल हाइड्रोजन्स की तादाद होगी। एक कम्प्लीटली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 2C+2+n-x से रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें C कार्बन एटम्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है, N नाइट्रोजन एटम्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है और X हैलोजन एटम्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। हमारा ताल्लुक उन हाइड्रोजन एटम से है जो हम एक एक्चुअल मॉलिक्यूल में डाल दें तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा, और उसे कैलकुलेट करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद या तो एक्चुअल मॉलिक्यूल से हमेशा ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, उससे कम कभी नहीं हो सकती। अगर हम एक एक्चुअल मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम्स की तादाद को H से रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि उस सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो 2C+2+n-x है। ये भी हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है, और वो H जिसे हमने कहा था वो भी हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है, लेकिन ये सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है और वो हमारे गिवन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद होगी। तो इस नंबर को अगर हम माइनस कर लें इस नंबर से जो कि हमारे गिवन मॉलिक्यूल में हमारा जो मौजूदा मॉलिक्यूल है जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जो हमारे पास मौजूद है, उसमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है, तो ये डिफरेंस 2C+2+n-x-h हो जाएगा, और ये वो नंबर है, उतने हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है जो हम एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में डालेंगे तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा। और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की जब हमने बात की थी तो वो बेसिकली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से ताल्लुक़ रखता था। अब नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स को नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें बस उसे 2 पे डिवाइड करना होगा, और जब हम इस नंबर को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें हम इस फार्मूला को जो हमने अभी डिराइव किया है कुछ मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, जैसा कि बेंजीन जिसका मोलेकुलर फार्मूला C6H6 है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें 6 कार्बन्स और 6 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। अगर नाइट्रोजन और हैलोजन्स मौजूद नहीं हैं तो हम उनकी वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। इसकी जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है वो इस फार्मूला से रिप्रेजेंट की जाएगी। अब हम कार्बन की जगह 6 और हाइड्रोजन की जगह भी 6 पुट करेंगे और नाइट्रोजन और हैलोजन्स को 0 रहने देंगे, और इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 4 होगा। अब ये 4 सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका एक मतलब है, और इसका मतलब ये है कि बेंजीन में 4 अनसैचुरेशंस मौजूद हैं। तो चलें बेंजीन का अब अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? अनसैचुरेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि या तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा या उसमें एक रिंग मौजूद होगी। अब चलें बेंजीन का स्ट्रक्चर ज़रा देख लेते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हम ये देख सकते हैं कि बेंजीन में एक रिंग तो मौजूद है ही, और हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें एक रिंग मौजूद है, और ये देख सकते हैं कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। जब एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें 4 अनसैचुरेशंस मौजूद हैं। तो इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 4 आ जाएगा, और ये अब इसके स्ट्रक्चर से भी समझ आ गया, स्ट्रक्चर से भी साबित हो गया कि ये फार्मूला जो है ये काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम एक ऐसे मॉलिक्यूल की एग्जांपल लें जिसमें हैलोजन्स और नाइट्रोजन भी मौजूद हों, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ, तो हम इस फार्मूले को ज़्यादा वैलिडेट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर हम 2-क्लोरोपाइरिडीन की एग्जांपल ले लेते हैं। पाइरिडीन में जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन भी मौजूद होता है और सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन भी मौजूद होगा। तो हम इसका मोलेकुलर फार्मूला ज़रा चेक कर लेते हैं। मोलेकुलर फार्मूला इसका होगा C5H4Cln। तो अब इससे हमें बिल्कुल कार्बन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स और हैलोजन एटम्स की तादाद के बारे में पता चल चुका है। तो हम इसे इस फार्मूला में पुट करेंगे। इसे फार्मूला में पुट करके इसे सॉल्व करके हमारे पास जो नंबर आएगा वो फिर से 4 है। अब हम देखते हैं कि क्या सच में इस 4 का क्या मतलब है। इस 4 का मतलब है कि इसमें 4 अनसैचुरेशंस, 2-क्लोरोपिरिडीन में 4 अनसैचुरेशंस मौजूद होंगी। 4 अनसैचुरेशंस मौजूद होने के लिए इसमें
या तो 4 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए या 4 रिंग्स होनी चाहिए या एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। इसमें एक रिंग मौजूद है और इसमें 3 पाई बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 4 है।